हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। आज के लेक्चर में हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं मैप्स के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एंड मैप डेटम। तो इसके अंदर के जो सब टॉपिक्स हैं उनके देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे, फिर जियोडेसी अर्थ मॉडल्स हमारे पास रहते हैं, जैसे कि इलिप्सॉइड रह गया हमारे पास, जियोइड रह गया हमारे पास, ठीक है। तो उनके बारे में समझेंगे। कभी कभी हम स्फीयर भी मानते हैं अर्थ सरफेस को, तो उसके बारे में देखेंगे। फिर इलिप्सॉइड मॉडल्स को हम अलग से देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यूज ऑफ जियोइड, स्फीयर एंड इलिप्सॉइड, हम कब कब कहाँ पे इसका अर्थ मॉडल मानते हैं हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास सबसे बेस्ट रेफरेंस इलिप्सॉइड कौन सा होता है, इंपॉर्टेंट है, इससे हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद डेटम के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। दो टाइप के डेटम होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डेटम। फिर हमारे पास दो टाइप्स के कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे हम, जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड प्लानर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे, ठीक है। तो हम कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो हमारे पास डेटम सिस्टम है, हमारे पास मैप डेटम और कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके बारे में देखते हैं कि मैपिंग इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द जियोग्राफिक लोकेशंस ऑफ फीचर्स ऑन द अर्थ। और हमें पता है कि जैसे हमने टोपो शीट्स देखी थी और उसके कॉर्नर पे हमारे पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिखे रहते हैं टोपो शीट के ऊपर, तो हम किसी भी फीचर के ऊपर किसी भी फीचर का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड या उसकी लोकेशन निकाल सकते हैं। तो मैपिंग के ऊपर भी रहता है कि जब कोऑर्डिनेट सिस्टम रहते हैं हमारे पास मैप के ऊपर, तो हम किसी भी फीचर की जियोग्राफी लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज फॉलोड बाय ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू पोजीशंस ऑन ए फ्लैट मैप यूजिंग मैप प्रोजेक्शन। मैप प्रोजेक्शन से हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स को हम 2D सरफेस के ऊपर, जो फ्लैट प्लेन शीट होती है उसके ऊपर हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैप प्रोजेक्शन के बारे में देखा है हमने, ऑलरेडी लेक्चर्स हमने देखे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास द आइडिया ऑफ डिपिक्टिंग द अर्थ ऑन ए फ्लैट मैप इज इजी टू इमेजिन एंड इवन सिंपल टू अंडरस्टैंड, बट द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ मैप प्रोजेक्शन इज रियली ए कॉम्प्लेक्स टास्क। तो मैप प्रोजेक्शन में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप प्रोजेक्शन देखे, 4 बेसिस क्लासिफिकेशन होते हैं हमारे पास, ठीक है। फिर फर्दर उनका क्लासिफिकेशन होता है, जैसे सिलेंड्रिकल देखा हमने, एजीमुथल देखा हमने, कॉनिकल देखा, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने यूटीएम के बारे में समझा। तो ये मैप प्रोजेक्शन की लेक्चर सीरीज में देखा था मैप्स के अंदर ही। उसके बाद हमारे पास क्या है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क रहता है जब हम 3D सरफेस से 2D प्लेन पेपर के ऊपर उसको प्रोजेक्ट करते हैं। तो द अर्थ इज ए कॉम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट विद फिजिकल डायमेंशंस, जैसे हाइट हो गई, विड्थ हो गई, डेप्थ हो गई, मास, डेंसिटी। तो अर्थ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने फीचर्स हैं, आप किसी भी ट्री को ले लीजिए, हाउस को ले लीजिए, उन सबको रिप्रेजेंट करते हैं हम किसके ऊपर, 2D प्लेन पेपर सरफेस के ऊपर मैप प्रोजेक्शन का यूज करके। तो जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की लाइंस रहती हैं वहाँ पर। एन इम्पोर्टेंट फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स इज इट्स नॉन स्टेट कर्विलिनियर सरफेस। तो जो अर्थ है हमारे पास कोई स्क्वायर शेप की नहीं है हमारे पास, कर्वलिनियर है, मतलब स्फेयर शेप की है हमारे पास। तो कर्वलिनियर सरफेस रहता है हमारे पास। दिस कर्वलिनियर प्रॉपर्टी एड्स कॉम्प्लेक्सिटी टू ए मैप प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अर्थ मॉडल और ग्लोब टू ए फ्लैट सरफेस। तो इस कर्व लीनियर प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास क्या है, मैप प्रोजेक्शन को ट्रांसफॉर्म करने में दिक्कत होती है, ठीक है। अगर ये रेक्टेंगुलर शीट होता तो फ्लैट पेपर के ऊपर सिमिलर रिप्रेजेंट किया जा सकता था, बट ये क्या है, ग्लोब जो है हमारे पास सर्कुलर शेप के, स्फेरिकल शेप की है हमारे पास, ठीक है। Here we will discuss about the concept involving in transforming 3 dimensional earth into 2 dimensional maps on paper and concept of geoid, ellipsoid and datum। तो हम जो जियोग्राफिक लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए जो डेटम यूज करते हैं, जो मॉडल हम मानते हैं हमारे पास अर्थ मॉडल को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जियोडेसी देखते हैं। जियोडेसी को हम जियोडेटिक्स भी कहते हैं, जो कि साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो डील करता है हमारे पास मेजरमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ इन जियोमेट्रिकल एंड ग्रेविमेट्रिकल सेंस। तो जो भी हमारे पास अर्थ का शेप साइज है उसके बारे में अगर हम डील करते हैं, मतलब उसके ज्योमेट्रिकल और ग्रेविमेट्रिकल, मतलब के जब हम जियोइड के बारे में देखेंगे तो उसमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा उसके बारे में देखेंगे। तो जियोमेट्रिकल मतलब शेप साइज के बारे में अगर हम उसके मेजरमेंट और रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो उसको हम जियोडेसी कहते हैं। तो जियोडेसी को अगर डिफाइन किया जाए तो इट इज द साइंस कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ इन जियोमेट्रिक सेंस। It deals with the study of shape size of earth surface, measurement of position and motion of points on the surface, ठीक है। तो ये हमारे पास अर्थ सरफेस के शेप साइज की बात करता है और जो भी पोजीशन है किसी भी पॉइंट की या फीचर की, उसके मोशन और पोजीशन की बात करता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो जियोडेसी कहलाता है। इन ग्रेविमेट्रिक सेंस, क्योंकि हमने ज्योमेट्रिकल सेंस देख लिया, और उसके बाद हमारे पास ज्योमेट्रिक सेंस के भी हम डील करता है हमारे पास। जैसे मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कही थी, तो जियोइड की स्टडी जब हम करते हैं, जो अर्थ सरफेस होता है वो जनरली
जो ओरिजिनल रहता है उसको हम जियोइड कहते हैं। तो ये कैसे बनता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस से बनता है। तो उसके बारे में देखेंगे, जो कि ग्रेविटी पोटेंशियल का इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। अगर उसकी स्टडी करते हैं हम तो जियोडेसी कहलाता है, जो कि ग्रेविमेट्रिक सेंस हो जाता है। Every geodetic measurement is a function of gravity field which may vary from point to point. Unlike plane survey, geodetic survey involves a complicated three-dimensional spherical geometry. तो जैसे दो सर्वे होते थे हमारे पास, प्लेन सर्वे होता है, जियोडेटिक सर्वे होता है। जियोडेटिक में हमारे पास अर्थ सरफेस के कर्वेचर को हम इंक्लूड करते हैं, बट प्लेन सर्वे में हमारे पास 2D सरफेस के लिए रहता है, जो कि डिस्टेंस जब हम कम डिस्टेंस रहता है उसके लिए प्लेन सर्वे यूज किया जाता है, और लार्ज डिस्टेंस के लिए जियोडेटिक सर्वे, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशनल जो स्फेरिकल ज्योमेट्री है अर्थ सरफेस की उसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, जियोडेटिक सर्वे में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्वे, प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे, दैट मे बी यूज्ड इन कंपाइलिंग लार्ज स्केल मैप्स। प्लेन सर्वे इज कॉमनली परफॉर्म्ड इन फॉर ए लिमिटेड एरिया। तो कम एरिया के लिए मैंने बताया प्लेन सर्वे किया जाता है। अर्थ कर्वेचर मे नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट बिकॉज इट इज रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट ओवर ए स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया के लिए प्लेन सर्वे करते हैं तो अर्थ के कर्वेचर को उसमें अकाउंट फॉर नहीं किया जाता, वहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाता है। द लाइन्स ऑफ ए प्लेन सर्वे आर डिटरमाइंड फ्रॉम ग्राउंड ऑब्जर्वेशंस एंड आर मैप्ड एज ऑब्जर्व्ड विदाउट बीइंग रेफर्ड टू एज ए स्फेरॉइड। तो जो अर्थ का कर्वेचर रहता है, जो स्फेरॉइड शेप हम मानते हैं सर्वे के अंदर अर्थ सरफेस का, तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। जो भी ग्राउंड ऑब्जर्वेशन रहती है प्लेन सर्वे में उसको मेजरमेंट के तौर पर लिया जाता है। ऑन द अदर हैंड, टोपोग्राफिक मैप्स आर बेस्ड ऑन ए फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय जियोडेटिक सर्वे। तो टोपोग्राफिक मैप्स या टोपो शीट्स हो गई वो जियोडेटिक सर्वे से बनाई जाती हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ग्राउंड ऑब्जर्वेशंस आर रेफर टू एज ए स्फेरॉइड एज इट इन्वॉल्व्स ए लार्ज एरिया। लार्ज एरिया रहता है हमारे पास, ठीक है। तो लार्ज एरिया रहेगा तो जो अर्थ के कर्वेचर है हमारे पास, अगर कम डिस्टेंस है तो ये प्लेन सर्वे हो गया, इसमें कर्वेचर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा अर्थ सरफेस। अगर लार्ज एरिया है हमारे पास, ठीक है, इतने डिस्टेंस को अगर हम कवर कर रहे हैं मैप के मेजरमेंट के लिए, तो ये क्या कर्वेचर ऑफ अर्थ को इंक्लूड करते हैं, तो जियोडेटिक सर्वे कहलाता है। तो जब हम टोपो शीट्स बनाते हैं, टोपोग्राफिक मैप्स होते हैं, उसमें स्फेरॉइड जो शेप है ग्राउंड ऑब्जर्वेशन के रेफरेंस से बनाया जाता है, क्योंकि ये लार्ज एरिया को कवर करता है। कॉन्सिक्वेंटली 2 काइंड्स ऑफ सर्वे यूजुअली डू नॉट मैच। प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे डिफरेंट होते हैं। अगर हम जियोडेसी की स्टडी स्टार्ट करते हैं तो ये नेवर एंडिंग ह्यूमन विल एक्सप्लेन द अर्थ अननोन थ्रू लॉजिक। जैसे होमर हो गया, पाइथागोरस, प्लेटो, अदर ऑल हैड पुट एफर्ट टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ अर्थ। होमर फॉर इंस्टेंस हेल्ड द आइडिया दैट अर्थ वाज ए लार्ज फ्लैट डिस्क। तो होमर ने बोला कि अर्थ जो है वो लार्ज फ्लैट डिस्क है, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट ने हमारे पास अर्थ की स्टडी की और उसके शेप के बारे में बताया, जियोडेसी के बारे में बताया। तो होमर ने बोला कि अर्थ जो है वो लार्ज फ्लैट डिस्क है। पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन था उसने अर्थ को परफेक्ट स्फीयर बताया, ठीक है। एरिस्टोटल का आर्गुमेंट था कि स्फेरिकल अर्थ वाज मोर कंपेलिंग एज ही नोटेड दैट सेलिंग शिप्स ऑलवेज डिसअपीयर इनटू द हॉरिजन रादर देन बिकमिंग स्मॉलर डॉट्स। तो स्फेरिकल शेप है, इसीलिए हमारे पास जो भी शिप्स हॉरिजन के ऊपर मूव करता है, तो कोई भी पर्सन यहाँ से किसी भी शिप को देख रहा है, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएगी तो वो अगर फ्लैट पेपर रहेगा तो स्मॉल डॉट बनता जाएगा जितना दूर जाता जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, क्या होता है हमारे पास शिप्स जो है वो डिसअपेयर हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि अर्थ सरफेस क्या है, स्फेरिकल शेप का है। तो उसने आर्गुमेंट दिया कि स्फेरिकल अर्थ वाज मोर कंपेलिंग एज ही नोटेड दैट सेलिंग शिप्स ऑलवेज डिसअपियर इनटू द हॉरिजन रादर देन बिकमिंग स्मॉलर डॉट। उसके बाद इंडियन मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट was the first person to determine the circumference of Earth with a remarkable accuracy। तो आर्यभट्ट जी ने सबसे पहले हमारे पास अर्थ के सर्कमफेरेंस को डिटरमाइन किया विद हायर एक्यूरेसी, ठीक है, मतलब एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी थी, रिमार्केबल एक्यूरेसी थी। द डिस्कवरी डेट अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज डिस्क्राइब्ड इन हिज फेमस बुक आर्यभट्टीय। तो आर्यभट्ट जी ने ये भी बोला कि अर्थ जो है वो रोटेट करती है हमारे पास अपने एक्सिस के ऊपर, ठीक है, ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट हमारे पास, ठीक है। तो ये भी आर्यभट्ट जी ने बताया था। Until about 17th century, the Earth was thought to be a perfect sphere. The change came around 1670 as a consequence of Newton's theory of gravity. He proposed that Earth's surface slightly bulged out at equator due to greater centrifugal force generated by rotation. The equator bulging produces slight flattening at the poles. तो न्यूटन थ्योरी ऑफ ग्रेविटी ने बोला कि
जब ये रोटेट करती है हमारे पास अर्थ वेस्ट टू ईस्ट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो जो भी हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है वो नियर द इक्वेटर ज़्यादा होता है। तो पोल्स पे हमारे पास फ्लैटर है और जो बल्जिंग है हमारे पास इक्वेटर पे ज़्यादा है हमारे पास। तो एक तरीके से क्या है, ये इलिप्सॉइड शेप हो जाती है। इससे पहले जितनी भी थ्योरी थी वो हमारे पास अर्थ सरफेस को परफेक्ट स्फीयर बताते थे, बट न्यूटन थ्योरी ऑफ ग्रेविटी से ये हमारे पास इलिप्सॉइड शेप की जनरेट हुई हमारे पास, क्योंकि जो इक्वेटर है बल्जिंग प्रोड्यूसेस स्लाइट फ्लैटनिंग एट द पोल्स, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है एट द इक्वेटर ड्यू टू इट्स रोटेशन, ठीक है। तो ज्योमेट्री क्या होता है हमारे पास, विच डील्स विद द शेप साइज रिलेटिव पोजिशन ऑफ फिगर्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ शेप। ग्रेविमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है, जो कि हम ज्योइड शेप में इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट होती है वो ग्रेविमेट्री होती है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल एंड आइसोपोटेंशियल सरफेस रेफर टू द पॉइंट हैविंग यूनिफॉर्म ग्रेविटी पोटेंशियल ऑन अर्थ। इक्विपोटेंशियल जो हम कह रहे थे, वहाँ पर क्या है, जितने भी पॉइंट्स हैं जिनकी हमारे पास यूनिफॉर्म ग्रेविटी पोटेंशियल है किसी भी अर्थ सरफेस के, उस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है हमारे पास, ठीक है। तो हमने जियोडेसी के बारे में देखा कैसे कैसे चेंज हुआ। अब हम अर्थ मॉडल्स के बारे में देखते हैं, इसमें हम जियोइड के बारे में भी देखेंगे। तो अर्थ मॉडल्स क्या है कि अर्थ रग्ड इरेगुलर सरफेस इज डिफिकल्ट टू बी एक्सप्लेन्ड बाय मैथमेटिक्स फॉर कैलकुलेटिंग द पोजीशंस ऑफ द अर्थ फीचर टू इफेक्टिवली रिप्रेजेंट द शेप एंड साइज ऑफ अर्थ इन साइंटिफिक एंड रियल लाइफ एप्लीकेशंस। अ कैलकुलेबल फॉर्मूला ड्रिवन मॉडल ऑफ द अर्थ इज रिक्वायर्ड। तो हमारे पास अर्थ सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, रियल लाइफ एप्लीकेशन में यूज करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ड्रिवन मॉडल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उसी को हम देखेंगे कि जो इलिप्सॉइड बनता है उसकी फ्लैटनिंग हम निकालते हैं हमारे पास, ठीक है। तो वो आगे जाके पता चलेगा। द क्लोजर अ मॉडल कम्स टू द एक्चुअल सरफेस ऑफ द अर्थ द बेटर इट इज फॉर जियोग्राफिक पोजिशनिंग। तो जैसे अर्थ मॉडल्स हमारे पास जियोइड के बारे में देखेंगे, इलिप्सॉइड के बारे में देखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्फीयर हमारे पास उसके बारे में समझेंगे। तो जो एक्चुअली में क्लोजर है अर्थ मॉडल के, उसको हम यूज करते हैं अपनी जियोग्राफिक पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि उससे एक्यूरेसी में हाई अचीव होती है। अब हम जियोइड के बारे में देखते हैं। क्योंकि जियोइड वर्ड जो है वो एक्चुअली क्या है, अर्थ सरफेस, जो भी हमारे पास अर्थ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को हम जियोइड कहते हैं। सबसे पहली बात है कि इट इज एन अप्रोक्सीमेटेड फिगर ऑफ द अर्थ। इन मोर टेक्निकल टर्म्स इट इज अ सी लेवल इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम मीन सी लेवल देखते हैं वहाँ पर, उसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उससे हमारे पास जियोइड बनता है। द सरफेस ऑन विच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रिमेन्स इक्विवेलेंट टू इट्स स्ट्रेंथ एट मीन सी लेवल। तो जो सी लेवल इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसका मतलब है कि वो सरफेस जहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो इक्विवेलेंट है अपने मीन सी लेवल के स्ट्रेंथ पे। तो जैसे हम मीन सी लेवल के बेसिस पे एल्टीट्यूड्स निकालते हैं, वहाँ पर हाइट निकालते हैं, तो वैसे ही हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जहाँ पे हमारे पास सरफेस है उसको ज्वाइन करके जो अर्थ का शेप बनता है उसको हम क्या कहते हैं, जियोइड कहते हैं, ठीक है। हाउएवर इट इज नॉट ए स्मूथ सरफेस, द ग्रेविटेशनल पुल इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द अर्थ सरफेस। तो जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको अगर हम मैच करते हैं, क्योंकि ये तो इक्वल नहीं है, कहीं पे हमारे पास डेंसिटी वेरिएशन ज़्यादा है अर्थ सरफेस का, क्योंकि जो उसके अंदर मटेरियल्स अवेलेबल हैं, कुछ डेंस्ड है हमारे पास, कुछ लाइटर होते हैं, तो उसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल पुल है वो यूनिफॉर्म नहीं है अर्थ सरफेस का। तो दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ डेंसिटी वेरिएशन इनसाइड द अर्थ। फॉर एग्जांपल, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इज स्ट्रॉन्गर इन एरियाज विच इज रिचर विद आयरन है हमारे पास एंड अदर डेंस मटेरियल। तो अगर कोई डेंस मटेरियल अवेलेबल है अर्थ सरफेस के ऊपर, ठीक है, उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा रहेगा, तो वहाँ पर हमारे पास जो अर्थ सरफेस रहेगा वो डिफरेंट रहेगा एज कंपेरिजन टू द लाइटर मटेरियल। वहाँ पर जहाँ पे अर्थ सरफेस के अंदर लाइटर मटेरियल है वहाँ पे हमारे पास क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस और ग्रेविटेशनल पुल जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। तो दिस रिजल्ट्स इन अंडुलेटिंग जियोइड सरफेस विच इज नॉट स्मूथ एंड रेगुलर। इट इज क्लियर दैट अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर बट रादर स्लाइटली ellipsoidal in shape. For small scale mapping, shape of the earth may be considered as spherical instead of ellipsoid. तो ये भी पता है हमें कि अर्थ सरफेस जो है परफेक्ट स्फीयर नहीं है, बट किसी छोटे मोटे मेजरमेंट के लिए हम इसको परफेक्ट स्फीयर मान सकते हैं। बाकी हमें पता है कि ये जो अर्थ सरफेस है वो स्लाइटली बल्ज्ड है अबाउट द
इक्वेटर मतलब इलिप्सॉइडल शेप का है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा थर्ड क्या है हमने पढ़ा, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस से बनता है वो है हमारे पास शेप ऑफ जियोइड शेप ऑफ अर्थ, ठीक है, जो कि स्मूथ नहीं है हमारे पास। तो इन्हीं तीन अर्थ मॉडल के बारे में हम आगे देखेंगे। द स्फेरिकल मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द ऑर्थलिक स्फीयर कहते हैं, ठीक है, विच मे बी डिफाइंड एज ए स्फीयर ऑफ द सेम सरफेस एरिया ऑफ एज डेट ऑफ इलिप्सॉइड। तो ऑर्थलिक स्फीयर का मतलब है कि जो भी इलिप्सॉइड शेप ऑफ अर्थ का एरिया है हमारे पास वही इक्वल एरिया रखता है हमारे पास स्फीयर, तो ऑर्थलिक स्फीयर कहलाता है। कार्टोग्राफर्स यूज ऑर्थलिक स्फीयर फॉर मैपिंग ऑन ए स्केल ऑन ए स्मॉल स्केल डेट इज 1 to 1 million और स्मॉल। तो स्मॉलर स्केल के लिए हमारे पास कार्टोग्राफर्स जो होते हैं वो ऑर्थलिक स्फीयर मान के अर्थ सरफेस को मैपिंग करते हैं। Today's precision GIS is built upon the advances in modern geodesy and the refreshed knowledge of the Earth's true shape with satellite imagery and modern physical science. It is evidently established that the Earth is a nearly spherical object that bulges in the middle and flattened at the poles. तो अब तो GIS जो सॉफ्टवेयर है उसका यूज़ करके जो मॉडर्न जियोडेसी है हमारे पास अर्थ का ट्रू शेप हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और सैटेलाइटरी इमेज और मॉडर्न फिजिकल साइंस से हमारे पास क्या है कि अर्थ नियरली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जो कि बल्ज्ड आउट है इन द मिडल और फ्लैटेंड है हमारे पास पोल्स पर, मतलब कि बल्जिंग है अबाउट द इक्वेटर एंड फ्लैटेंड अबाउट द पोल्स। तो इलिप्सॉइडल शेप ही हमारे पास देखा गया है, ठीक है। इन दिस रिगार्ड इलिप्सॉइड कैन बेस्ट रिप्रेजेंट एन अर्थ एज इट पोजेस नियर रिजेम्बलेंस टू इट्स शेप विदाउट द इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है। ए लार्ज स्केल मैप हमारे पास क्या है, शो ए स्मॉल लैंड एरिया इन ग्रेट डिटेल्स। तो हमने टाइप्स ऑफ स्केल में भी देखा था ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मैप में देखा था ऑन द बेसिस ऑफ स्केल। तो लार्ज स्केल मैप देखा था जिसमें हमारे पास लार्ज एरिया को नहीं, हमारे पास स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट किया जाता था और जो डिनोमिनेटर रहता था वो हमारे पास स्मॉल रहता था, जिसमें हमारे पास ग्रेटर डिटेल्स फाइंड आउट होती थी क्योंकि स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट किया जाता था लार्ज स्केल मैप में। और स्मॉल स्केल मैप में हमारे पास लार्ज लैंड एरिया को यूज किया डिटरमाइन या फिर डिस्प्ले किया जाता है, जिसमें हमारे पास लेसर डिटेल्स फाइंड आउट होती हैं, ठीक है। इलिप्सॉइड मॉडल्स हम देख लेते हैं, क्योंकि तीन मॉडल्स से हमारे पास जियोइड हो गया, इलिप्सॉइड मॉडल हो गया और हमारे पास स्फेरॉइड मॉडल हो गया हमारे पास। तो सबसे पहले इस इलिप्सॉइड मॉडल्स को देखते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा फ्लैटनिंग का केस रहेगा, ठीक है। तो इलिप्सॉइड मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अर्थ कुड बी रिप्रेजेंटेड एज इलिप्सॉइड। द अर्थ इलिप्सॉइड इज एन इलिप्स रोटेटेड अबाउट इट्स माइनर एक्सिस विच इज फंक्शनली कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन। तो जैसे न्यूटन्स ग्रेविटी ने बताया था कि अपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो बल्जिंग होती है अबाउट द इक्वेटर ज़्यादा रहती है, तो पोल्स पे फ्लैटनिंग हो जाती है हमारे पास और बल्जेज अबाउट द इक्वेटर हो जाता है। तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है जिसके अबाउट हमारे पास अर्थ जो इलिप्स है वो रोटेट करता है, उसको माइनर एक्सिस कहते हैं। ये अबाउट द माइनर एक्सिस रोटेट करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं। The purpose of mathematical model is to simplify calculations since an ellipse is a two-dimensional shape and an ellipsoid is a more complex three-dimensional object. We utilize the figure of an ellipse to achieve this mathematical simplicity. तो इलिप्स 2D है, उसी को अगर हम रोटेट कर देते हैं इलिप्स को तो इलिप्सॉइड बन जाएगा हमारे पास, और रोटेशन जो होता है वो हमारे पास अबाउट द माइनर एक्सिस या फिर पोलर एक्सिस होता है, ठीक है। तो 2D के केस में हम देखते हैं इलिप्स के बारे में, और ये पता है हमारे पास ये इक्वेटर हो गया, ठीक है। और अबाउट द माइनर एक्सिस कौन सा हो गया, पोलर वाली हो गई जो नॉर्थ टू साउथ पोल बनती है। तो ये जो है हमारे पास वो सेमी माइनर एक्सिस हाफ हो गई और ये हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस हो गई। शेप ऑफ एन ऑब्लेट इलिप्सॉइड हो गया। फिर ये रोटेशन हम देखते हैं वेस्ट टू ईस्ट होता है वहाँ पर, रोटेटिंग इलिप्स अबाउट द पोलर एक्सिस इन द थ्री डायमेंशनल, ठीक है। तो रोटेटिंग दिस इलिप्स अबाउट द पोलर एक्सिस वुड आउटलाइन ए थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द ऑब्लेट इलिप्सॉइड। तो ये हमारे पास क्या है, ऑब्लेट इलिप्सॉइड है हमारे पास, ठीक है, या फिर ऑब्लेट स्फेरॉइड होता है जब हम इलिप्स को रोटेट करते हैं अबाउट देयर पोलर एक्सिस, ठीक है। तो इलिप्स फ्लैटनिंग कॉजेज टू अनइक्वल एक्सिस। हमने देखा लॉन्गर एक्सिस, शॉर्टर एक्सिस। शॉर्टर एक्सिस हमारे पास माइनर एक्सिस हो गया और लॉन्गर एक्सिस हमारे पास मेजर एक्सिस हो गया। मेजर एक्सिस क्या है उसके बारे में देखते हैं कि नॉर्थ टू साउथ एक्सिस जो होती है, जो माइनर एक्सिस होती है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ पोल होती है थ्रू द अर्थ कोर इज द शॉर्टर एक्सिस, एज सच इज कॉल्ड माइनर एक्सिस और पोलर एक्सिस। द ईस्ट टू वेस्ट एक्सिस
थ्रू द अर्थ कोर इज लॉन्गर एंड इज कॉल्ड द मेजर एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस। तो ये चीज़ हमने अभी फिगर में देखा था कि नॉर्थ टू साउथ पोल जो होता है वो माइनर एक्सिस होता है, और ये जो होता है इक्वेटर पे वो वेस्ट टू ईस्ट वो वहाँ पर मेजर एक्सिस होता है। ठीक है, जिसको हम इक्वेटोरियल एक्सिस भी कहते हैं और माइनर एक्सिस को हम पोलर एक्सिस भी कहते हैं। द फ्लैटनिंग ऑफ द इलिप्स is directly related to the differences in both semi major axis half of the major axis A and semi minor axis half of the minor axis। ठीक है, B it is represented by the formula। तो हमने जैसे मैंने आपको बताया था इलिप्सॉइड को हम फ्लैटनिंग के रिप्रेजेंटेशन के लिए पढ़ेंगे वापस, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो फ्लैटनिंग है। फ्लैटनिंग निकालते कैसे हैं वापस कि ये जो मेजर एक्सिस है सॉरी सेमी माइनर एक्सिस है सेमी मेजर एक्सिस है ए और बी, उससे फॉर्मूले से निकलते हैं वहाँ पर ए माइनस बी, जो मेजर है हमारे पास माइनस का माइनर तो ए माइनस बी। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, फ्लैटनिंग जो होता है वो सेमी मेजर एक्सिस माइनस सेमी माइनर एक्सिस डिवाइडेड बाई सेमी मेजर एक्सिस, ए माइनस बी बाई ए रहता है हमारे पास। तो अगर इससे हम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, अर्थ फ्लैटनिंग समटाइम्स डिस्प्लेड इन द रेसिप्रोकल, जिसको हम इन्वर्स फ्लैटनिंग कहते हैं। तो इसका इन्वर्स अगर हम करते हैं एफ इन्वर्स, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा ए अपॉन में ए माइनस बी। ठीक है, इसके रिप्रेजेंटेशन में हम करते हैं इन्वर्स फ्लैटनिंग में। क्यों, इसका रीज़न अभी आपको पता चल जाएगा कि जब हम कोई भी फ्लैटनिंग कैलकुलेट करते हैं ए माइनस बी बाई ए, तो हमारे पास इस टाइप की वैल्यू आती है 0.0033898131, तो कम दिखती है हमारे पास। तो इन्वर्स फ्लैटनिंग में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब हो गया 1:295। कैन बी पोर्ट्रेड एज ए इन्वर्स फ्लैटनिंग ऑफ 295। तो हम क्या डायरेक्टली बोल देते हैं इन्वर्स फ्लैटनिंग कितना है हमारे पास 295 है। तो इसका मतलब क्या है कि ए अपॉन में ए माइनस बी, जो इन्वर्स फ्लैटनिंग आया हमारे पास क्या है इसका इन्वर्स हो गया। तो ए अपॉन में ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर 1:295 है। इन्वर्स कितना है हमारे पास फ्लैटनिंग का 295 है। ठीक है, तो इससे क्या हमारे पास सिग्निफिकेंट है वो देख ले। तो वहाँ पर इस फिगर से पता चल जाएगा कि फिगर 3 इलस्ट्रेट्स डिफरेंट फ्लैटनिंग सिनेरियोज। हाउएवर इन द केस ऑफ अर्थ द पोलर एक्सिस मेजरमेंट इज ओनली स्लाइटली शॉर्टर देन द ईस्ट टू वेस्ट एक्सिस इक्वेटोरियल एक्सिस मेजरमेंट। तो जो मेजर एक्सिस है वो स्लाइटली लार्जर होती है और जो माइनर एक्सिस होती है स्लाइटली शॉर्टर होती है हमारे पास, जो कि ईस्ट टू वेस्ट एक्सिस से शॉर्टर रहती है। ठीक है, जो पोलर एक्सिस रहती है। तो न्यूटन ने हमारे पास 17th सेंचुरी में ही प्रेडिक्ट किया था कि जो अर्थ सरफेस की फ्लैटनिंग है वो 1:300 है। जो इन्वर्स फ्लैटनिंग की वैल्यू है जो कि इक्वेटोरियल एक्सिस से निकाली जाती है, जो कि हमारे पास क्या है मेजर एक्सिस है, उसका 1:300 टाइम है हमारे पास। ठीक है, तो जो इक्वेटोरियल एक्सिस है उसका 1:300 है। बट प्रेजेंट डे में जो मेजरमेंट की गई है वो हमारे पास 1:298 ऑफ द इक्वेटोरियल एक्सिस है। तो कितना एक्यूरेटली न्यूटन ने उस टाइम पे ही बता दिया था 17th सेंचुरी में। ठीक है, और अभी जो प्रेजेंट डे में अवेलेबल है वो है हमारे पास 1:298 ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस। तो जो फ्लैटनिंग का केस है, जैसे इन्वर्स फ्लैटनिंग में हमने वैल्यू देखी 1:295 1:298 जो एक्चुअली में अभी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे इन्वर्स फ्लैटनिंग की वैल्यू बढ़ती है, जैसे 1:2 हो गया 1:4 से हमारे पास 1:2 ज़्यादा है, तो फ्लैटनिंग के केस में जो शेप है इक्वेटर इलिप्स का वो इंक्रीज होता रहता है। जैसे जैसे इसकी वैल्यू कम होती है, जैसे f = 0 पे मतलब ये परफेक्ट सर्कल बनाता है। ठीक है, जैसे जैसे फ्लैटनिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई 1:8 से 1:4 हुई तो ज़्यादा इलिप्सॉइड शेप बनता है वहाँ पर। तो फ्लैटनिंग का सिग्निफिकेंस हम बता सकते हैं कि कितना है अर्थ सरफेस का, क्योंकि माइनर एक्सिस ठीक है और मेजर एक्सिस के डिफरेंस से हम फ्लैटनिंग कैलकुलेट करते हैं। तो जितना 0 हो गया इसका मतलब ये दोनों का इक्वल हो गई। तो सर्कल के लिए हमारे पास मेजर और माइनर एक्सिस रेडियस के बराबर हो जाएगा, सेमी माइनर और सेमी मेजर एक्सिस जो कि 0 वैल्यू देगा हमारे पास। तो फ्लैटनिंग 0 होती है। ठीक है, फ्लैटनिंग अगर हमारे पास 1:8 है 1:4 है 1:2 है, तो जिसकी ज़्यादा फ्लैटनिंग वैल्यू होगी, जैसे f = इसका कितना हो गया 0.5 हो गया, इसका 0.25 हो गया हमारे पास। तो उसी तरीके से जैसे जैसे f की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे वैसे इलिप्सॉइड शेप हमारे पास इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लैटनिंग का सिग्निफिकेंस था, और फ्लैटनिंग को हम अभी आगे भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, फ्लैटनिंग पूछा जाता है। उसके बाद उससे भी ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है ये कि प्रेजेंट में कितना है 1:298 ऑफ तक इक्वेटोरियल एक्सिस है। ठीक है,
उसके बाद हम जो इलिप्सॉइड मॉडल पे बेसिस पे जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे जाके कि बेस्ट रेफरेंस इलिप्सॉइड कौन सा होता है, ठीक है, इसके बारे में भी देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा जियोइड, स्फेरॉइड और इलिप्सॉइड मॉडल के ऊपर। हमने ये फॉर्मूला आपने देखा होगा H-n, ठीक है। तो ये इसमें हमारे पास इलिप्सॉइड हाइट है, ऑर्थोमेट्रिक हाइट है, ठीक है, और जियोइड एंडुलेशंस हैं, उन सभी के बारे में देखेंगे। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे, जो कि सेक्शन 2 के पार्ट बी जो है हमारे पास, उसके सेक्शन 2 सर्विंग और मैपिंग वाला जो पोर्शन है उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा, और उससे जितने भी न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं उन सभी को हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट है आप हम कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।